आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में क्लियरिटी करना चाहती हूँ कि एंटी डेरिवेटिव आपको कैसे फाइंड करना होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। एंटी डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव्स आते हैं आपके पास, वो क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये पार्ट क्लियर हो गया कि ये एक प्रोसेस है जिससे आप डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात की जाती है तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज एफ प्राइम एक्स, यही बोलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कि फिर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन के जो डेरिवेटिव फाइंड करके जो आता है अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो आपके पास वो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करें तो उससे क्या आएगा, उससे अगेन एक ओरिजिनल फंक्शन आएगा, इसे बोलते हैं हम ओरिजिनल फंक्शन। और ओरिजिनल फंक्शन को मैं यहाँ पर कैपिटल एफ से डिनोट कर रही हूँ। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आपसे बात की जाए कि अगर एफ डबल डैश एक्स फंक्शन है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे एफ डैश एक्स होगा। और अगर आपसे पूछा जाए एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ एक्स। और इसका भी एंटी डेरिवेटिव क्या कहेगा, ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक्स टू द पावर एन डी एक्स, सपोज मेरा एक पावर फंक्शन है एक्स टू द पावर एन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है दैट इज n+1 अपॉन n+1। जबकि आपने देखा होगा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वहाँ पर जो पावर फॉर्मूले का रूल होता है दैट इज n(x(n-1). यहाँ पे पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में आती है। पहले पावर को आप n लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शन की पावर n-1 कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो टर्म आपकी x टू द पावर n में है उसमें आप +1 करते हो और अपॉन में n+1 आता है। अब बाय रैशनल नंबर प्रॉपर्टी n+1 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर n की वैल्यू को आप -1 नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर ये वाला जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर्स आपके जितने भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो भी होते हैं, इवन पावर 0, पावर, आपको समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव नंबर्स इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक -1, -3/2, -7/2, ये कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर्स में +1, +3/2, ये कोई भी नंबर हो सकता है। इवन 0 की पावर 0 भी है तो भी आप उसको रैशनलाइज आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। सो एक्स टू द पावर 0 का अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 बेसिकली होता क्या है, एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। सो 1 dx, दैट मीन्स कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर कितनी है, 0। तो आपने उसमें 0 + 1 किया अपॉन 0 + 1 प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो एक्स टू द पावर 1, ये आपका आ गया फॉर्मूला। तो आपने क्या फॉर्मूला बनाया यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल्स टू x + c। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, सो +c। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपसे बात की जा रही है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 की। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू द पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 + c, दैट मीन्स x टू द पावर 6 अपॉन 6 + c। ये जो है एंटी डेरिवेटिव है। अगर आप देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये +c क्यों आता है और यहाँ पर हमें क्यों नहीं शो होता +c। देखिए, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर आप, तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा। क्या होगा वो डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव रूल दिस इज 6x टू द पावर 5 अपॉन 6 + c।
प्लस सी मतलब इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन आपने क्या पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो, सो ये ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए या वापस आपके पास क्या आ गया, एक्स टू द पावर 5, दैट मीन्स दिस वैल्यू। तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स टू द पावर 5, लेकिन अगर उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये पार्ट क्लियर, और ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर सी हम क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर समझना है कि ये स्क्वायर रूट है तो एक्स टू द पावर कितनी होगी। पता है कि जब भी स्क्वायर रूट आप हटाते हैं तो पावर में कितना आता है, हाफ आता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए सेम रूल से, एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला रूल क्या था, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्या आता है सॉल्व करके, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। जब उसको आप रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस सी। ये पार्ट भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन और समझाना चाहती हूँ, दैट इज y टू द पावर 5 dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, आंसर क्या होगा। दैट इज, अब देखो यहाँ पर फंक्शन कितना है, y के टर्म्स में है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, x की टर्म्स में था, तो आंसर भी x की टर्म में आया। अब जब आप y टू द पावर 5 को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल हमने रूल अप्लाई किया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन y के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी y प्लस सी। जबकि अगर क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो आप उसको क्या बोलते, x प्लस सी। ये यहाँ पर डिफरेंस है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसकी वैल्यू होगी टी प्लस सी। ये पार्ट क्लियर। तो ये है सारे एंटी डेरिवेटिव। लेकिन अब एंटी डेरिवेटिव का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि तो सबसे पहले ना आपको इसका डिफ्रेंशिएशन सोचना है, क्या होगा, डी बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स टू दी पावर 5, पावर एक ग्रेटर आकर होकर लगती है तो एक्स टू दी पावर 6, इसको डिफ्रेंशिएट करो 6x टू दी पावर 5। अब क्योंकि आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन हमने तो डेरिवेटिव सोचा है, तो अब हम बोथ साइड एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हो और फंक्शन x की टर्म में है तो आपको dx भी अप्लाई करना पड़ता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 6x टू दी पावर 5 dx। यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू रह गई x टू दी पावर 6, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए 6x टू दी पावर 5 dx एज इट इज़ नोट कर देंगे। ये वाला पार्ट क्लियर है, कोई डाउट है। तो ये आपका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव आ गया किसका, 6x टू दी पावर 5 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव आता है वो x टू दी पावर 6 है। ये पार्ट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको एंटी डेरिवेटिव अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एंटी डेरिवेटिव जस्ट जो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आती है उसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया है। एंटी डेरिवेटिव के लिए भी कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे कि आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब अगर दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, आपने दो अलग अलग फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको मैंने डिनोट किया है एफ एक्स और जी एक्स से। और उन दो फंक्शंस के बीच में अगर प्लस का साइन आ जाए तो आप उसको इंटीग्रेट कैसे करते हो, तो उसका एक सिंपल रूल होता है, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन के साथ लगाओ, प्लस फिर दूसरे फंक्शन के साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो ये तो हमारा प्लस का रूल होता है। अगर यही सेम रूल माइनस के साथ आ जाए तो सेम ही रूल अप्लाई होता है माइनस वाले फंक्शन में भी। ये पार्ट क्लियर। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं फिर और वो दोनों फंक्शन, अब ये मैंने एफ एक्स और जी एक्स से मैं बता चुकी हूँ कि मैंने इन्हें क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। अगर एक फंक्शन एल्जेब्रिक है और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है
तो उन दोनों के लिए देखो यहाँ पे क्लियर भी किया है मैंने, जब एफ एक्स और जी एक्स सेम फंक्शन है या तो तब प्रोडक्ट हो रहा हो, या एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंट फंक्शन है। अगर दोनों डिफरेंट फंक्शन है तो इस चीज़ को हम बाय पार्ट्स रूल, जो कि हमारा आगे का पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन क्लियर करूँगी कि कैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं अगर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर दो फंक्शन सेम हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। एफ एक्स और जी एक्स सपोज दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, तो उसके लिए कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। और या फिर आपके पास एक रूल और आ सकता है जिसमें दोनों फंक्शंस डिवीजन में हैं, ये भी एक रूल हो सकता है। भाई आपके पास 4 फॉर्मेट हो सकते हैं, 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। या तो दो फंक्शन प्लस में हो जाए, दो फंक्शन माइनस में हो जाए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए और दो फंक्शन डिवीजन में हो जाए। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन डिवीजन में हैं और वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है एफ एक्स बाई जी एक्स, और हम कहते हैं कि अगर दो फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, दो ही टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लग जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके लिए क्या होता है, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का वे पढ़ा हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी भी तरीके से इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, उसकी हेल्प से पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ये सारे रूल आपको क्लियर हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बता रही हूँ जिनकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सेकेंड फॉर्मूला, अगर मैंने बताया था कि अगर पावर n है, n एक रैशनल नंबर है, तब तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर x टू द पावर -1 हो जाए, अगर n की वैल्यू -1 हो जाए, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, 1/x इज इक्वल्स टू log x। ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। e टू द पावर x का तो डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। बट a टू द पावर x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था a टू द पावर x इंटू लॉग a, और इसके इंटीग्रेशन में कि जो लॉग ए, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो डिवीजन में आ जाती है। और प्लस सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट तो आपको लगाना ही है हर फॉर्मूले के साथ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। ये तो सबको पता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। अब देखो, जहाँ पर सी आता था फॉर्मूले में डेरिवेटिव में, वहाँ पर हम माइनस कहते थे कि सी वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो नेगेटिव में लर्न कर लो। अब यहाँ पे जितने भी आंसर सी की फॉर्म में आ रहे होंगे, आप नोटिस करो, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेस सी की फॉर्म में आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव उस साइन के साथ आ रहे हैं। तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, ये बहुत ईजीली हम लर्न कर लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला लर्न करना है सीकेंट एक्स टेन एक्स। आपको याद होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स। लेकिन अब क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, तो आपको ये याद रखना है कि सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था। अगर आपको इतना याद रहता है, वाइस वर्सा रूल याद रहते हैं, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स है। सिमिलरली कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स है। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, याद करो, टेन एक्स का। और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, कॉट एक्स का। तो बस जहाँ पर भी सी आ रहा है आंसर में, आपको वहाँ पे माइनस साइन नहीं भूलना है। क्लियर है ये पार्ट? यहाँ तक आपको ये पार्ट क्लियर हो रहा है। एक और फॉर्मूला जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन वो क्या होता है, एक्स होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल 1 और 2। 1 और 2 रूल क्या थे, प्लस और माइनस वाले। आपको याद होगा कि जब दो फंक्शन प्लस और माइनस में आ जाए तो उसका रूल है कि आपको फर्स्ट फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना है और सेकंड फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आप यहाँ पर भी माइनस साइन लगा देंगे, बस इतना सिंपल सा रूल है।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इंटीग्रेशन का ये रूल अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x dx, क्योंकि आपका ये सेकेंड फंक्शन है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, इसमें हमने ये वाला रूल अप्लाई किया है। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n का। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अप्लाई करो ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर पावर 2 है तो 2+1 हो जाएगा, अपॉन 2+1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पर ये एक कांस्टेंट नंबर है और x तो है ही है, तो आप इसे लिख दोगे 5 और इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस ये 3 बाहर निकाल दो, 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। इसका डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन हो गया x³/3 प्लस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x²/2। अब ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस सी। ये पार्ट क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ √y, पहले इसमें अप्लाई करेंगे f(x माइनस gx वाला फॉर्मूला, सो 1/√y dy। यहाँ तक पार्ट क्लियर हुआ। अब आप जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, पावर हाफ dy। ये 1/√y है, इसको भी आप √y को जब आप लिखोगे तो y टू दी पावर हाफ हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे, मतलब न्यूमरेटर में लेकर आओगे, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -हाफ। ये पार्ट क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सो y टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस y टू दी पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। सॉल्व किया कितना है 3/2। इसको सॉल्व किया तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा। सेम जब -हाफ प्लस 1 को सॉल्व करते हैं तो हाफ आता है, दैट मीन्स 2 लिख देंगे और ये हो गया y टू दी पावर हाफ प्लस सी। ये पार्ट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, मैंने आपको ऊपर जो फॉर्मूलेस करवाए थे उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, a टू दी पावर x और 1/x सबका इंटीग्रेशन समझाया था। आप उन फॉर्मूलेस को पहले लर्न करो और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको फॉर्मूलेस भी इजीली लर्न हो जाएंगे। सो a टू दी पावर x का क्या रूल था, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन लिखते हैं, दैट मीन्स a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। अब ये 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है 2, तो जब आप इसमें a की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 टू दी पावर x अपॉन लॉग 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। इस पार्ट में कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है secant t प्लस tan t इंटू secant t। चलिए क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये दो फंक्शंस, देखो दोनों फंक्शंस किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर f(x प्लस gx वाला रूल भी लगा दीजिए, tan t इंटू secant t dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर t dt प्लस tan t इंटू secant t dt। आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को जो ये दो नंबर्स हैं इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेटा ऐसे सोचना है कि किसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर t है, तो उसका उसका इंटीग्रेशन है, तो secant स्क्वायर t किसका डेरिवेटिव है, सोचो जरा, tan t का होता है ना डेरिवेटिव, तो आप इसको secant स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या है, tan t। आप secant t tan t सोचो किसका डेरिवेटिव था, secant t का था, तो secant t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये पार्ट भी क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक का तो हमें कोई भी डाउट नहीं आ रहा। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, बट किसी का डेरिवेटिव तो हमने tan स्क्वायर एक्स नहीं पढ़ा था, तो सोचो tan और secant का जनरली रिलेशन चलता है, आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1।
तो आपको ये पता होगा कि tan स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, तो दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल ऐसे नहीं होगा। तो आपको tan स्क्वायर एक्स को किसी ऐसी टर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन होता है। तो tan स्क्वायर एक्स में किसका इंटीग्रेशन देखो होता है, आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख दो सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। ये वाला पार्ट क्लियर है, ये dx हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। आई होप कि अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना इजी हो रहा होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि fx माइनस जी एक्स वाला फॉर्मूला है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो आपने x लिखा, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ dt होता तो क्या लिखते, t प्लस सी। समझ में आ गया ना, इजी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज समझा देती हूँ कि जैसे होता है log बेस a b इज इक्वल्स टू सी, तो इसको हम बोलते हैं a⁻c इज इक्वल्स टू b। तो आपको इस चीज़ को ऐसे लिखना है कि अगर ये log 3 है 9 इज इक्वल्स टू वॉट। अब आपको ये देखना है कि ये 9 जो है, अगर सपोज इसको मैं कह दूँ 2, ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिखा, 2 कैसे लिखा होगा। सो log बेस 3 9 इज इक्वल्स टू 2। अब ये देखो ये 2 कैसे आता है, इस चीज़ को समझना है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, मतलब a⁻c इक्वल्स टू b, दैट मीन्स कि अगर मैं इसे कहती हूँ 3⁻2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 9, तो आपके पास यही आता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 9 को हम अगर लिखते हैं 3 स्क्वायर, तो जब ये दोनों टर्म सेम हो जाती हैं तो आप इसको लिख देते हो, देखो इसका एक रूल भी तो होता है, याद है आपको वो रूल, log a⁻b, ये वाला a⁻b, तो क्या लिखते हो log a⁻b को b log a, याद है ये रूल आपको, आपने ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। तो इसको आप लिख दो 2 log 3 बेस 3। अब जब ये वाली टर्म होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 1। तो log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2 × 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ये वाला पार्ट आपको क्लियर है अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास e⁻6 log x है। तो अगर मैं e⁻6 log x को सपोज कर लूँ t, ठीक है, 6 log x है ये, इसको अगर मैंने t सपोज किया, अब मैंने बोथ साइड log लगाया, तो log लगाने पे क्या हो जाएगा, e⁻6 log x इज इक्वल्स टू log t, ठीक है। अब ये इसकी पावर है, ये आपके log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे आ गई 6 log x, log x है ये e इज इक्वल्स टू log t, 6 log x। अब यहाँ पे देखो ये जो log है ये नेचुरल लॉग वाला है, क्योंकि जब भी नेचुरल लॉग होता है उसके साथ हम बेस कभी भी e शो नहीं करते, दैट मीन्स कि वो नेचुरल लॉग है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जैसे भी अभी मैंने आपको समझाया था log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 होती है। तो यहाँ पे इसके पार्ट पर आप लिख देंगे 1, तो जब ये 1 होगा तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल। अब इसको ये जो पावर्स, ये जो 6 आपको आगे दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या और लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, x⁻6 इज इक्वल्स टू log t। दैट मीन्स t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, x⁻6। ये वाला पार्ट क्लियर है। तो इसकी ये जो t है इसकी वैल्यू को आप और क्या कह सकते हो, x⁻6 कह सकते हो। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। चलिए इस पार्ट को क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, e⁻6 log x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻6। क्लियर है ये वाला पार्ट, माइनस e⁻5 log x को इसी टाइप से क्या कह सकते हो आप, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो आपके पास e⁻log x, अब ये जो 6 है ये log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दो e log x⁻5 dx। जब e⁻log आ जाता है तो आप उसको लिख देते हो x⁻6 माइनस, इसमें भी सेम रूल लगाओ x⁻5
dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, x टू द पावर 6 dx माइनस x टू द पावर 5 dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 7/7 माइनस x टू द पावर 6/6 प्लस c। आंसर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को, अब देखो ये सीकेंट और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स के हमारे पास इंटीग्रेशन तो है, बट ये दोनों कंडीशन क्या है, ये दोनों डिवाइड में, मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड में सेम फंक्शन होता है तो आप उसको डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, बस आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। सॉल्व किया, कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा ही चुकी हूँ कि उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके सॉल्व कर दोगे। ये वाला पार्ट क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में भी कई बार यूज़ हो जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये आप कर ही चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दोनों ही फंक्शन किस में हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब भी अपॉन में मोनोमियल टर्म आ जाए। मोनोमियल टर्म समझते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, तो उसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx लिख दीजिए। अब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है इसका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस 3 sin x अपॉन कॉस एक्स को तो आपने tan x लिख दिया, और एक जो cos x बचा उसको आपने सीकेंट x लिख दिया। दोनों के साथ ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, tan x, और सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट x प्लस c। तो ये आपका इजीली एक आंसर फाइंड हो जाता है। आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। यहाँ पर दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों फंक्शन कैसे हैं, सेम फंक्शन है, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। अब जब दो अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाते हैं उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सेम बेस पावर ऐड, एक्सपोनेंट में हमने ये रूट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हम कहते हैं पावर ऐड हो जाती हैं। तो सेम रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, पावर हो गई हमारे पास ऐड। अभी ये ध्यान दीजिए कि हमने सिर्फ एक्सपोनेंट का रूल यूज़ किया है, इंटीग्रेट नहीं किया इसको। तो 1 + ½ किया तो कितना है, इंटीग्रेशन का साइन तो एज इट इज़ आ गया, अब पावर ऐड होकर 3/2 हो गई। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए x टू द पावर 3/2 का, तो क्या होगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाइए, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 एंड दिस इज 5/2 प्लस c। 5/2 का मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिखा है 2/5 क्योंकि वो अपॉन में है इसीलिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है x³ - x² + x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। देखिए यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में एक बायनॉमियल फंक्शन आ गया। बायनॉमियल फंक्शन होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 वेज हैं, या तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लूँ या फिर मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लूँ। अगर ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हमें क्या करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करके देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है फैक्टराइजेशन की। तो x³ - x², और ये मैंने एक पेयर ले लिया, ये एक पेयर है और ये मेरा दूसरा पेयर है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेने की कोशिश की और मेरे पास x² कॉमन आ गया। सिमिलरली सेकंड पेयर में से मैंने 1 कॉमन लिया क्योंकि x - 1 दोनों ब्रैकेट्स में सेम बन रहा है, अपॉन x - 1। ये पार्ट क्लियर है। अब आप यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, तो जब आप इसे फैक्टराइज कर लेते हैं तो x - 1 कॉमन आ रहा है और x² + 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्लियर है, अपॉन x - 1 इंटू dx। यहाँ पर x - 1 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx।
तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है एक्स प्लस सी। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। ये वीडियो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हैं और इसमें आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट कवर कर दी है मैंने आपको। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वहाँ पर यहाँ पर जैसे हमारा एक सिंपल फंक्शन है तो हमने बहुत इजीली इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शंस को कैसे हम टी सपोज करते हैं, उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सब्स्टिट्यूशन रूल समझाऊंगी और क्लियर करूंगी। इससे आप एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।